नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 12, जुज़ नंबर 23। डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुलाम हैदर अगर बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं था तो गैर मुतमिन भी नहीं था, क्योंकि पिछले 3 दिन से उसे एक तो अपने स्कूल के दोस्त के साथ रहने का मौका मिल गया जिसे वो पिछले 2 साल से नहीं मिला था। ये रफ़ाकत उसे गुजरी रुतों में ले गई और वो दोनों बचपन के दिनों को दोहराते रहे। अगरचे अभी जवान थे मगर बचपन की याद कुछ अपना ही मज़ा रखती है। नजम से मिलने के सबब गुलाम हैदर के दिल से बार कुछ हल्का हो गया और वो एक बड़े सरदार की जिम्मेदारी से कुछ वक्त के लिए कट गया। दूसरा, शेख मुबारक हुसैन की सोहबत ने उसे बाप की शफकत का सा काम दिया। शेख मुबारक ने समझाया कि जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, अकल और समझदारी से काम लो। राया को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह नहीं कि ऐन उन्हीं की ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचाओ। अपने हिसाब से काम करो। राया तो चाहती है नतीजा एकदम निकल के सामने आ जाए और दुश्मन से फौरन भिड़ जाओ, तो क्या तुम उनकी ख्वाहिश को पूरा करने पर कादिर होगे? तुम या तुम्हारी राया जो कुछ भी करोगे उसकी जिम्मेदारी का बोझ सिर्फ तुम ही उठाओगे। जो नतीजा निकला उसके मुफीद समरात में तो राया तुम्हें शरीक होगी, लेकिन उनकी कड़वाहट सिर्फ तुम्हारे हिस्से में ही आएगी। इसलिए खुद को संभालो और राया के हाथों में खिलौना मत बनो, क्योंकि आज तुम अपनी राया की एक बात मानोगे तो कल वो दूसरी की ख्वाहिश कर देंगे। वो तुम्हें ये तक साबित कर देंगे कि तुम वासराय से ज़्यादा ताकतवर हो, तो क्या तुम उसी समझ बूझ से काम लोगे? बेटा, मेरी एक सलाह है, उसे पल्ले से बांध लो। अंग्रेजी कानून एक बम है, उसे जिस गधे ने दुलत्ती मारी उसके परखचे उड़ गए। तुम नहीं जानते मगर मेरा तजुर्बा बताता है कि अंग्रेज़ अपने कानून में किसी की मुदाखलत जायज़ समझ लेता तो हिंदुस्तान में एक लम्हे के लिए राज न कर सकता। सरदार सौदा सिंह तो 2 टके का नहीं। यहाँ नवाबों की नहीं चलती। गुलाम हैदर बात अभी तक तुम्हारे हाथ में है। सौदा सिंह पर कत्ल और डकैती का पर्चा कट चुका है। उसे नहीं पता कि उस पर कितना बड़ा वजन गिर गया है। देख लेना 2-4 दिन में जब उस पर रास्ते तंग हो जाएंगे तो बिल बुला उठेगा और गर्दन बचाता फिरेगा। तुम अभी हौसला रखो, आखिर वो इस कत्ल को किस खाते में डालेंगे? हुकूमत को उसका खुरा तो निकालना है। अब तुम आराम से जलालाबाद में जाकर हालात का जायज़ा लो और राया को किसी भी तरीके से लगाम में रखो। मेरा ख्याल है जल्द मामला आगे बढ़ेगा। रेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने ड्राइवर हाशिम को कहता हूँ, वो तुम्हें जलालाबाद छोड़ आता है। जीप 2 घंटे में पहुंच जाएगी। बाकी अगर कुछ मसला पैदा हुआ तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन उस वक़्त तक जब तक तुम कानून के दायरे में हो। अगर तुमने खुद अपने फैसले कानून के मतवाजी शुरू कर दिए तो बेटा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, ज़्यादा मसाइल में मेरा दिमाग नहीं चलता। तुम मुझे नजम अली की तरह हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ नुकसान हो। गुलाम हैदर के दिल पर शेख मुबारक की बातों का काफ़ी असर हुआ। उसने फैसला किया वाक़या उसे जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। इसके अलावा वो गुलाम हैदर के दिल में एक और बात भी थी कि उसे नवाब इफ्तिखार को एक दफ़ा ज़रूर तार देनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आराम से शेख मुबारक के मशवरे के मुताबिक 4-6 दिन और इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी उसे ये इत्तला तो मिल चुकी थी कि विलियम अपनी तरफ से मामले को संजीदा लेकर तफ्तीश कर रहा है। भला कि पहली दफ़ा किसी अंग्रेज़ ने खुद जाकर गाँव में पूछगिछ की थी। गुलाम हैदर ने सोचा, हो सकता है डिप्टी कमिश्नर ठीक कहता हो कि विलियम मेरी तरफदारी में है और मुझे किसी वजह से विलियम के साथ पहली मुलाकात में गलत फहमी हुई। बहरहाल अब उसे जल्द अज जल्द जलालाबाद पहुंचना चाहिए कि इस हालत में इतने दिन बाहर रहना ज़्यादा ठीक नहीं था। वैसे भी उसने जो कुछ करना था उस हद तक तो कर लिया था। ठीक 12 बजे वो शेख मुबारक की जीप में बैठ चुका था। हाशिम अली ने 2 और दोस्त भी अपने साथ ले लिए कि रास्ते में कोई मसला भी पेश आ सकता था। फिर अकेला आदमी बहुत खज्जल होता है। नजम अली ने नहायत तपाक से गुलाम हैदर को रुखसत किया। जीप की गरारी का रास्ता खींचा गया। उसके शोर से बाजार में चलने वाले एक तांगे का घोड़ा लिपट गया। 12 बजे जीप फिरोजपुर से निकल पड़ी। गुलाम हैदर अपनी राइफल बाएं कंधे पर लटकाकर हाशिम अली के पहलू में बैठ गया। पफ लगी पगड़ी जो 4 दिन से उतार कर रखी हुई थी वो भी सर पर रख ली। अब उसे अपने इलाके में एक बड़े चौधरी की हैसियत से ही दाखिल होना था। गुलाम हैदर सर पर पगड़ी बांधे, बाएं कंधे पर राइफल रखे, हाशिम अली ड्राइवर के दाएं पहलू में बैठा।
रोब दाब की एक नई तस्वीर पेश कर रहा था। गुलाम हैदर को असला लेकर और पगड़ी बांधकर जीप में बैठना अच्छा लगा। उसने दिल ही दिल में ख्याल किया, अब उसे भी अपनी एक जीप खरीद लेनी चाहिए। जीप की सवारी एक तो तेज़ है, दूसरा इस दौर में बग्गी की निस्बत रोब भी ज़्यादा है। गुलाम हैदर के पीछे बैठे हुए हाशिम अली के दोस्त मुसलसल बातें करते जा रहे थे, जिसकी वजह से गुलाम हैदर बार बार अपने ख्यालात से बाहर निकल आता। भलाखिर उसने सीट के साथ सर टका लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद जीप के जुलूं में नींद के जुलाटे उसे अपनी पनाह में ले गए। फिर जो आंख खुली तो वो जलालाबाद में था। जीप हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो एक और ही समा था। सैकड़ों लोग हवेली के बाहर खड़े थे। गुलाम हैदर जीप से नीचे उतरकर आगे बढ़ा तो सब उसके गिर्द जल्द भागकर इकट्ठे होने लगे। वो हैरान था कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। इनको मेरी डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की खबर लेने की ऐसी क्या जल्दी है? मगर साथ ही तमाम लोगों के चेहरों पर तफक्कुरात की जुरियां देख रहा था, जिसकी वजह से उसके दिल में खदशात के जक्कड़ चलने शुरू हो गए। हवेली में दाखिल हुआ तो वहाँ और भी बहुत से लोग बैठे थे। गुलाम हैदर को देखकर फौरन उठ खड़े हुए। खुदा बख्श ने आगे बढ़कर गुलाम हैदर के पहलू में चलते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर चुप हो गया। इतने में वो एक बड़े मोड़े पर बैठ गया और बैठते ही पूछा, चाचा बख्शे, चाचा रफ़ीक किधर है? नज़र नहीं आ रहा और दूसरे भी दिखाई नहीं दे रहे। खुदा बख्श फौरन अपनी सफ़ेद दाढ़ी को मुट्ठी से आज़ाद करते हुए बोला, सरदार गुलाम हैदर, वो तो स्टेशन पर तुम्हें लेने के लिए पहुंचा है। उसे क्या पता था कि तुम जीप में आ जाओगे? गुलाम हैदर ने अपनी खालिस ऊन की सरमई चादर उतार कर साथ के खाली मूड़े पर रखी और कहा, खुदा बख्श फौरन बंदा भेजकर उन्हें वापस बुला लो। और ये इतने लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं और सबके चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं? इसके साथ ही गुलाम हैदर की नज़र गुलाम रसूल पर पड़ी। गुलाम रसूल 50 के पेटे में डेढ़ उम्र का मगर मंजा हुआ शख्स था। हल्की सफ़ेद दाढ़ी जिसमें कुछ बाल अभी तक स्याह थे, चेहरे की हड्डियां चौड़ी और खुले खुले हड्ड काट, चरखे पर काते गए धागे से बुना हुआ खद्दर का खेस कांधे पर था, जिसका एक पल्लू उसने दाएं बगल से निकालकर बाएं कांधे पर डाल लिया था। इस तरह खेस कांधे पर रखने का रिवाज पंजाब के अक्सर बुड्ढों में था। खेस के दोनों किनारे लाल रंग के सूती धागे से बुने हुए थे, जो देखने वाले की आंखों को भले लगते। पाँव में देसी तर्ज के जूते बज़ाहिर सादा लेकिन मजबूत चमड़े के थे और गांव के ही मोची से बनवाए हुए थे। गुलाम रसूल शाहपुर गांव में शेर हैदर का हेड मुंशी था, जो शाहपुर की ज़मीनों का हिसाब किताब रखता। इसके साथ ही राया के मामलात की खबरगिरी का काम भी उसके ज़िम्मे था। शाहपुर के लोगों के छोटे मोटे झगड़े चुका देना भी उसके दाएं हाथ का खेल था। नहायत ईमानदार और भला आदमी था और शाहपुर में भी उससे किसी को कुछ शिकायत या गिला कम ही पैदा होता था। पिछले 30 साल से शेर हैदर का अहम मुलाजिम था। गुलाम हैदर ने गुलाम रसूल को अचानक देखा तो मुस्तरब सा हो गया और गुलाम रसूल की तरफ मुंह करके पूछा, चाचा गुलाम रसूल, तुम शाहपुर से कब यहाँ पहुँचे? गुलाम रसूल का जवाब सुनने से पहले ही गुलाम हैदर ने पहली दफ़ा लोगों पर गौर से नज़र डाली। उसे और भी कई चेहरे शाहपुर के नज़र आए। गुलाम हैदर का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कोई बात हो गई। इतने में गुलाम रसूल बोलने लगा। उसका एक हाथ हुक्के की नह पर ही रहा। चौधरी गुलाम हैदर, गुलाम रसूल ने नहायत करब के साथ बोलना शुरू किया, हम आज 11 बजे जलालाबाद पहुँचे हैं। इस दौरान तमाम लोग बिल्कुल साकत उसामत बैठे और खड़े गुलाम रसूल की बात सुनने के लिए तैयार थे। गुलाम रसूल ने अब हिम्मत करके बात सुनाना शुरू की। गुलाम हैदर, खैर ही तो नहीं है। शाहपुर पर रात क़यामत टूट गई। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। शाहपुर का बाड़ा उजड़ गया। पूरे 50 बंदों ने हमला किया और आधी रात अचानक बाड़े में बर्छियों और छुइयों का मींह बरसने लगा। खुदा जाने वैरियों में इतना क्रोध किस लिए आ गया। गुलाम हैदर हक्का बक्का होकर गुलाम रसूल की बातें सुनने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि इतने बड़े मजमे में उसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। उसने हाथ के इशारे से गुलाम रसूल को चुप करा दिया। फिर खुदा बख्श से कहा, खुदा बख्श, तुम ऐसा करो, जल्दी से शेख साहब के बंदों के लिए खाने का बंदोबस्त करो और रफ़ीक को स्टेशन से बुलाने के लिए कोई बंदा भेजो। खुदा बख्श ने हौले से कहा, फ़ीके की तरफ तो हबीब को भेज दिया है चौधरी साहब। इतना कहकर खुदा बख्श वहाँ से उठकर हवेली के जनाना हिस्से की तरफ चल दिया। खुदा बख्श और उसकी बीवी जवानी के दिनों ही से शेर हैदर के मुलाजम हो गए थे। घर के अंदर खुदा बख्श की बीवी फाता के पास बावर्ची खाना और निजी किस्म के छोटे छोटे मामलात का बंदोबस्त था, जबकि बाहर की मेज़बानी का बार खुदा बख्श
के हाथ में था। औलाद कोई नहीं थी और दोनों की उम्रें 67 साल के लगभग हो चुकी थी। मियाँ बीवी हवेली के वफादार मुलाजमों में से थे। गुलाम हैदर की माँ और पूरा ख़ानदान उन पर भरोसा करते थे। गुलाम हैदर के मुलाजमों में भी हर दिल अजीज होने की वजह से नौकरों की छोटी मोटी शिकायत को ऊपर ही ऊपर निपटा देते और उनकी रिश्तेदारियों में भी पूरी तरह दखील थे। गुलाम हैदर ने खुदा बख्श से फारग होकर गुलाम रसूल और उसके साथ आए हुए बंदों को ड्योढ़ी के एक कमरे में उसके पीछे आने को कहा। वो उठकर उसके पीछे चल दिए। बाकी सब वहीं बैठे रह गए। गुलाम हैदर को पता था कि गुलाम रसूल सब लोगों को कहानी पहले ही बता चुका है और ये बात कोई राज नहीं रह गई। फिर भी कुछ ऐसी बात होती है जिसका सबके सामने वजाहत करके और खोल कर बयान करना ठीक नहीं होता। इसलिए ये किस्सा इन सब के सामने ना ही दोहराया जाए तो अच्छा है। ड्योढ़ी के कमरे में दाखिल होकर गुलाम हैदर ने वहां पड़ी हुई चारपाइयों पर उनसे बैठने को कहा और खुद भी एक चारपाई पर बैठकर बोला, गुलाम रसूल अब सारा किस्सा सुनाओ। गुलाम रसूल ने बात दोबारा शुरू कर दी। इस दौरान दूसरे तमाम लोग खामोश बैठे सुनते रहे। चौधरी गुलाम हैदर, गुलाम रसूल बोला, ये आज रात 10 बजे की बात है। आपको तो पता है पिछले 10 साल से सारे शाहपुर का माल मवेशी उसी बाड़े में इकट्ठा बनता है जो शहर हैदर ने बनवा कर दिया था। उस बाड़े की पहरेदारी रोजाना 10 बंदे करते हैं। जब से सौदा सिंह ने जोधापुर पर हमला किया हमने ये पहरा और भी सख्त कर दिया था। बल्ला के तेरी हदायत के मुताबिक डांड सोटे की पूरी तैयारी भी वहां करके रखी हुई थी, मगर पता नहीं था कि दुश्मन इतनी जल्दी ऐसी बेशर्मी की चाल खेलेगा। ये आज रात 10 बजे की बात है। बाड़े में सारे बंदे जाग रहे थे और नज़ीर, बिखू, किस्सा शाह, दाऊद सुना रहा था। हम सूखा गोहा वहां इकट्ठा करके आग जलाकर सारे उसके गिर्द बैठे हुए थे। धुंध कुछ ज़्यादा नहीं थी और तारे चमक रहे थे। इतने में हमें कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। होशियार तो हम पहले ही से थे। मैंने फौरन उठकर हालात का जायजा लेने की कोशिश की। क्या देखता हूँ कुछ लोग घोड़ों पर और बहुत से पैदल। बाड़े के चारों तरफ बंदे ही बंदे सर निकाले खड़े थे। मैं फौरन पीछे हटा और बेलियों को कहा कि तगड़े हो जाओ, दुश्मन चढ़ आए हैं। हमने भी फटाफट उठकर अपनी डांगे और छवियां कस के दुश्मन को ललकार दिया और धुएं की आग पर राख डालकर उसे बुझा दिया। चौधरी साहब, बाड़े की दीवार 2 हाथ से ज़्यादा नहीं, मिनटों में सारे बंदे छलांगे मारकर अंदर आ गए। अल्लाह मौला जानता है पूरा 50 बंदा था। पर मैंने शादे खां को कहा, भाई शादे, आज अली का नाम लेकर प्रथे के करतब दिखा दे। बस फिर आधे बंदे शादे खां की पुष्ट पर थे और आधे खान दिलावर की चौकी में कर दिए। इसके बाद बगलों के वार चलने लगे। फटीत में तो मेरा वार भी हल्का नहीं था, पर रात शम्मे के देगी लोहे वाली बर्छी ना पूरा बरम रखा। लो जी चौधरी साहब, 50 बंदों ने हमें घेर लिया। बाकी माल खोलने में लग गए। इधर मैंने ललकारा मारा ताकि जो गांव में सो रहे हैं वो भी आ जाएं। हमने कहा मरना तो एक दिन है ही, क्यों ना आज मर्दों की तरह जान दे दें। चौधरी जी, लोहे पर लोहा ऐसे गिरता था जैसे फरंगी तोपें चलती हैं। ये मंदरे पास बैठे एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए, जिसने नोकदार मूंछों को वट देकर ऊपर की तरफ मोड़ी थी और आंखें अंगारे की तरह सुर्ख थी, ने भी कमाल कर दिया। हम सिर्फ 10 बंदे थे और दुश्मन की तादाद हमसे 7 गुना ज्यादा थी, जिसकी वजह से लड़ाई के शुरू में हमारे 2 बंदे गिर गए। लेकिन उसके बाद हमने बांदर किले की तरह दायरा बांध लिया ताकि कंडे बची रहे और कोई पीछे से वार ना करे। छवियों और डांगों का इतना खड़ाक था जिसकी आवाज़ फौरन ही गांव वालों ने भी सुन ली और थोड़े ही वक्त में वो भी डांगे पकड़े आ गए। दुश्मन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह उनका मुकाबला करेंगे। जब उन्होंने गांव वालों की ललकारें सुनी तो उनके जी छूट गए और उन्होंने भागने का इरादा कर लिया। इस वक्त मैंने शादे को कहा, शादे खां, यही वक्त है इनके बंदे गिराने का। ऐन उसी वक्त मेरा सामना बिल्ले कंबोह से हो गया। उसका मुड़ासा गिर गया था। तब मेरी आंखें खुली। मैंने कहा, रसूले, ये क्या हो गया? ये तो अब्दुल गुजर का खास बंदा है। इतने में गाँव वाले सारे बाड़े में दाखिल हो चुके थे। शायद भाग ही जाता, मगर नज़ीरे बिक्कू ने आगे से रास्ता रोक लिया और बच्ची का उल्टा हाथ बिल्ले के सर पर मारा। सर तो उसने एक तरफ करके बिछा लिया, मगर बर्छी दाएं मोढे में उतर गई और बिल्ला गिर पड़ा। इतने में शादे ने दमा सिंह को गिरा लिया। अब मैंने सारी कहानी समझी। चौधरी गुलाम हैदर हम पर सौदा सिंह और अब्दुल गुज्जर दोनों ने मिलकर सट मारी, क्योंकि दमा तो खास सौदा सिंह का बंदा था। शादिया का वार दमा सिंह की चोटी पर सीधा पड़ा तो वो नीचे बैठता ही चला गया। ऊपर से मैंने 2 वार करके अपने लोहे को गर्म किया। शादा तो बिल्ले को भी मारने लगा था, पर मैंने कहा फिलहाल इसे पकड़ लो, कोई सबूत पास हो,
फिर ये मुसलमान भी है। इस तरह एक बंदा हमने मार दिया जो सौदा सिंह का था और एक बंदा जख्मी पकड़ लिया है। इसके बाद गुलाम रसूल ने सर नीचा करके कहा, लेकिन चौधरी साहब हमारे 3 बंदे लतीफ़ कुम्हार, दुल्ला रई और बाली शेर गड़िया भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और 4 बंदे फटड़ हो गए। इन बंदों के अलावा 15 भैंसे भी ले गए। आह भरकर, चौधरी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर मरने वाले तीनों ही बड़ी बेजिगरी से लड़े हैं। उस वक़्त ज़रा अंधेरा था और वो दोनों शादे की टोली में थे। मुझे तो बाद में पता चला कि सौदा सिंह के और भी बंदे शामिल थे। नेक अली ने मुझे बताया है लतीफ़ पर जिसने वार किया वो मथा सिंह था और शादे ने रंगा को खुद अपनी आंखों से देखा। बाकी तो कई बंदे पछाने गए जो अब्दुल गुज्जर के थे। लड़ाई के दौरान हम माल मवेशी पर तवज्जो नहीं दे सके, इसलिए जब तक लड़ाई ख़त्म हुई वो बहुत दूर लेकर निकल चुके थे। जब मुझे थोड़ा सा होश मिला तो मैंने कहा, जल्दी से लाद कराओ। यूं हमारे 10-15 बंदे उनके पीछे लाद करते हुए भागे। इसमें इतना हुआ कि वो आधा माल छोड़कर भाग गए, क्योंकि लाद होने की वजह से वो उन्हें तेज़ हंका नहीं सकते थे। फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया। कम अज़ कम 15 भैंसें चली गई हैं। चौधरी साहब, ये किस्सा है जो आपके शाहपुर में हुआ। हमारे 3 बंदों का नुकसान तो हो गया है, पर रब ने शर्म रख ली। इस वाक़े के बाद मैं तो इतला देने के लिए सुबह ही इधर आ गया। बाकी गांव वाले सारे उधर ही हैं। ज़ख्मियों को हल्दी और दूध पिलाया जा रहा है, पट्टियां बांध दी गई हैं। उनमें से खुदा का शुक्र है किसी की जान को खतरा नहीं। अब तक पुलिस भी आ गई होगी। हमारे पास उनके 2 बंदे, एक सौदा सिंह का हुक्का बरदार और दूसरा अब्दुल गुज्जर का बंदा बिल्ला कम्बो सबूत के तौर पर हैं। मैंने सारी कहानी चाचे फ़िके को आपके आने से पहले ही बता दी थी। वो कह रहा था आप फिरोज़पुर डिप्टी साहब बहादुर से मुलाकात के लिए गए हुए हैं और आज वापस आना है। गुलाम रसूल अपनी रो में कहानी सुना गया, जबकि गुलाम हैदर का सर चकरा रहा था। उसे हरगज़ ये गुमान नहीं था कि कल के ख़ारिश ज़दा कुत्ते उस पर बेड़ियों की तरह पल पड़ेंगे। सौदा सिंह तो खैर फिर भी एक हैसियत का मालिक था, मगर अब्दुल गुज्जर की ये जुर्रत हो गई, ये उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने अपने बिल से बाहर निकलकर इतना ज़बरदस्त हमला किया था कि सच बात तो ये है गुलाम हैदर के औसान ठिकाने पर नहीं आ रहे थे। उसे गुलाम रसूल की बात सुनकर कुछ सूझ नहीं रहा था। अलबत्ता ये हौसला ज़रूर हुआ कि उसके बंदों ने किसी भी महाज पर पीठ नहीं दिखाई थी। यही बात गुलाम हैदर की हिम्मत बंधाने वाली थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो ड्यूटी से बाहर निकल आया और कहा, गुलाम रसूल घबराओ ना, देख मैं अब कैसे सौदा सिंह और अब्दुल गुज्जर की ऐसी की तैसी फेरता हूँ। इतने में रफ़ीक पौली भी हवेली में दाखिल हो गया। रफ़ीक पौली गुलाम हैदर के साथ सलाम लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके पीछे बाकी बंदे भी खामोश खड़े थे। थोड़ी देर खामोश खड़ा रहने के बाद गुलाम हैदर ने रफ़ीक को मुखातब करके कहा, चाचा रफ़ीक, जल्दी से शाहपुर चलने की तैयारी करो। इतना कहकर वो हवेली के जनाना हिस्से की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। गुलाम हैदर घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ फातिमा बानो दौड़कर बेटे के गले लग गई और रोने लगी। गुलाम हैदर कुछ देर खड़ा माँ का रोना सुनता रहा। हवेली में इस ताज़ा वाक़े की खबर सुनकर बहुत औरतें इकट्ठी हो चुकी थी। वो भी उठकर गुलाम हैदर के गिर्द जमा हो गईं। गुलाम हैदर ने सब औरतों से कहा, आप सब फ़िलहाल अपने घरों को चली जाओ। फिर वो अपनी वालदा को लेकर सहन के एक कोने में बैठ गया, जहाँ धूप काफ़ी चमक रही थी। फातिमा बानो ने चारपाई पर बैठते ही कहा, पुत्र हैदर, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, तू शहर वापस चला जा और लाहौर वाले घर में रह। दुश्मन अपनी आई पर आया हुआ है। देख, तू 4 दिन फिरोजपुर रहा और मेरी जान सुई पर अटकी रही। खुदा न खास्ता तेरे दुश्मनों को कुछ हो गया तो मैं जिंदा मर जाऊंगी। मेरा तेरे बगैर अब कोई सहारा नहीं। फातिमा बानो की इस कदर आहजारी और स्यापा सुनकर गुलाम हैदर बोला, लेकिन अम्मा ये बता, मैं इतनी ज़मीनों और इतने लोगों को बेसहारा छोड़कर कैसे चला जाऊं? सौदा सिंह और अब्दुल गुज्जर मेरी रैयत की बोटियां नोच खाएंगे। तुम्हें नहीं पता मेरे बाप की इज्जत और माल दाव पर लगा हुआ है। फातिमा बानो ने गुलाम हैदर का जवाब सुना तो तड़प कर बोली, पुत्र आग लगे इन ज़मीनों को, हमें ये नहीं चाहिए। मुझे तो तेरी जान अजीज है। तुम्हें नहीं पता, जितनी देर तुम हवेली से बाहर होते हो मैं अंगारों पर बैठती हूँ। फिर नज़दीक होकर अपने पल्लू से गुलाम हैदर की चादर पर पड़ी गर्द को झाड़ते हुए, देख मेरा पुत्र, ये सारी ज़मीन राया में बांट या इसको थोड़े बहुत ठेके पर दे दे और लाहौर चला जा। मैं भी तेरे साथ वहीं चले जाऊंगी। अब तो ये हवेली मुझे काट खाती है। जिंदा रहेंगे तो इज्जत भी आ जाएगी। रैयत का अल्लाह वारिस है, जिसने पैदा किया है वो इनको रिज़्क भी देगा और इनकी हिफाजत भी करेगा।
गुलाम हैदर ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये औरतें हैं जो रत्ती भर को शेर करके दिखाती हैं। लेकिन फिलहाल उसने औरतों के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी माँ का दिल रखने के लिए कह दिया, ठीक है अम्मा, जैसे तू चाहती है वैसे ही करेंगे। हम बहुत जल्द लाहौर चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो जो मुसीबत आई है किसी तरह उसका उपाय करेंगे। फिर 2-4 दिन में सारा कुछ फीके पौली को सौंप कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस तू हौसला रख। इतना कहकर गुलाम हैदर जैसे ही बाहर निकलने के लिए उठा, फातिमा बानो ने गुलाम हैदर का बाजू पकड़कर कहा, बेटा एक बात तो बता, ये वायसराय की बेटी वाला क्या किस्सा है? कहीं ये सब कुछ इसी गुस्से में सरकार ही तो तेरे साथ नहीं करा रही? बेटा मुझे तो ऐसा लगता है ये सारी मुसीबतें उसी की वजह से आ रही हैं। देख पुत्र, हम कितने ही ज़मीनों वाले क्यों ना हों, हुकूमतों से मुकाबले नहीं होते। गुलाम हैदर अपनी माँ की ये बात सुनकर हैरान रह गया। वो हक्का बक्का माँ को देखने लगा। कौन सा वायसराय और कहाँ की बेटी? गुलाम हैदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या मामला है और ये कौन सा नया किस्सा खुल गया है? उसने हैरान होकर पूछा, अम्मा ये क्या बुझारतें कहती हो, सीधी बात करो। लो बेटा, अब माँ से छुपाने की क्या ज़रूरत है? फातिमा बानो ने गुलाम हैदर के मुंह पर प्यार से एक चपत मारते हुए कहा, देख बेटा, मैं एक से एक अच्छा रिश्ता तेरे लिए ढूंढ निकालूंगी। तू बस फरंगी की बेटी का पीछा छोड़ दे। मुझे तेरी ज़िंदगी चाहिए, वरना ये फरंगी तेरे पीछे पता नहीं और कितने कुत्ते लगाएगा। गुलाम हैदर ने झुंझला कर कहा, मगर माँ, कौन से फरंगी की बेटी? मुझे तो कुछ खबर भी नहीं। ये क्या अश्कलें छोड़ रही हो? तो क्या ये सारी औरतें झूठ कहती हैं कि तेरे साथ वायसराय की बेटी के ताल्लुक हैं और वो अपने बाप की मर्जी के खिलाफ तेरे साथ शादी करना चाहती है? गुलाम हैदर ने गुस्से से उठते हुए कहा, ला हौल वाला कुव्वत। अम्मा ये क्या बकवास और झूठ है? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं। औरतों की तरफ देखते हुए जो दूर बैठी माँ बेटे की गुफ्तगू तो खैर नहीं सुन सकती थी, मगर देख रही थी। अम्मा, सारे फसाद की जड़ ये फफा कुटनियाँ हैं। तू इनकी बातों पर ध्यान न दिया कर। इतना कहकर गुलाम हैदर उठ खड़ा हुआ और चलने से पहले कहा, अम्मा देख, मैं शाहपुर जा रहा हूँ, आज रात शायद वापस ना आ सकूँ, इसलिए बजाय रोने पीटने के मेरे लिए दुआ कर। बेटा क्या ये नहीं हो सकता? तू शाहपुर फीके को बेच दे और खुद ना जा। ये जुमला फातिमा बानो ने ऐसी मुल्तजियाना नज़रों से देखकर कहा कि गुलाम हैदर का दिल भर आया। उसने माँ को गले से लगाकर कहा, अम्मा हौसला रख, कुछ नहीं होगा। दुश्मन तेरे बेटे का बाल भी बिका नहीं कर सकते। इतना कहकर गुलाम हैदर बाहर निकल आया। हालांकि जानता था कि इस बात से माँ की ढारस नहीं बंधेगी। सारे जवान बग्गियों पर तैयार बैठे हुए थे। गुलाम हैदर के बग्गी पर कदम रखते ही घोड़े दौड़ पड़े और काफिला शाहपुर की तरफ रवाना हो गया। अब के हर एक पर खामोशी तारी थी। दुश्मन के ताज़ा हमले ने सब पर एक किस्म का सख्ता कर दिया था और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। रफ़ीक पौली का जहन तो बिल्कुल ही माफ हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में अभी तक ऐसी पे दर पे चोटें कभी नहीं लगी थी। बगियां शाहपुर पहुंची तो शाम के 5 बज रहे थे। एक तो वक्त ऐसा था, ऊपर से शाहपुर में 3 कत्ल और माल का नुकसान अलग। हर तरफ एक मातमी और सोगवार कैफियत नज़र आ रही थी। शाहपुर के लोग तो एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरख्त और जानवर भी चुप साधे हों। फरवरी का महीना था, इसलिए हवा की सरसराहटें और पत्तों के मुसलसल गिरने ने उस पर मज़ीद उदासी पैदा कर दी थी। गुलाम हैदर फ़ौरन बाड़े में पहुंचा जहां ये सारा वाक़या पेश आया था। लाशें अभी तक वहीं पड़ी थी जिन पर उनके बीवी बच्चों के बैन जारी थे। जब उन्होंने गुलाम हैदर को देखा तो बैन और बुलंद हो गए। औरतें उठकर 2 हथड़ पेटने लगी जो पहले ही रो रो कर थक चुकी थी। गुलाम हैदर थोड़ी देर लाशों के पास खड़ा रहा। थानेदार दीदार सिंह और कुछ संतरी भी वहीं पर गुलाम हैदर के आने से पहले पहुंच चुके थे। वो लाशों का अच्छी तरह से मुआयना और वकूए का जायजा ले रहे थे। गांव वालों ने सुबह ही खोजी बुलाकर पैरों के निशान महफूज करने की अक्लमंदी भी कर ली थी। थानेदार के साथ जैसे ही गुलाम हैदर की आंखें मिलीं, उसकी आंखें खुद ब खुद नीची हो गईं। वो जानता था कि अब उज़र ख्वाही का वक्त गुजर गया। सौदा सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका था, जिसकी वजह से ये दूसरी कार्रवाई हो गई थी। इसमें ज़्यादा किरदार अगरचे अब्दुल गुज्जर का था, मगर खुरे वाज़ा तौर पर सौदा सिंह की हवेली तक भी जाते थे। लोग जो पहले किसी हद तक थानेदार से सहमे हुए दूर खड़े थे, अब गुलाम हैदर के गिर्द इकट्ठे हो गए। गुलाम हैदर ने फिलहाल थानेदार को नज़रअंदाज करके गांव वालों की तरफ तवज्जो दी, जो बहुत ज़्यादा बेबस और डरे हुए थे। वो इस तरह गुलाम हैदर को देख रहे थे जैसे पूछते हों कि अब क्या होगा।
औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें और गाँव वालों की हसरत आमेज आंखें गुलाम हैदर के दिल पर छुरे चलाने लगी। वो एक चारपाई मंगवा कर उस पर बैठ गया। उसने अपनी राइफल कांधे से उतार कर पैंती रखने के बजाय अपनी जोली में ही रख ली और उसकी नाल पर हौले हौले हाथ फेरने लगा। उसने ना तो किसी से सवाल किया और ना ही किसी ने वाक़े की तफसील बताने की कोशिश की। अलबत्ता औरतों के उठते हुए बयान, जिनके अंदर सारी कहानी मौजूद थी, वो सुनता रहा। थोड़ी देर बाद थानेदार दीदार सिंह भी उसके सामने चारपाई पर बैठ गया और बोला, गुलाम हैदर, मुझे वाहगुरु की सौं इस हादसे पर बहुत अफसोस हुआ है। मैंने वकूए का सारा जायज़ा ले लिया है। मैं नहीं जानता था कि अब्दुल गुज्जर और सौदा सिंह इतने गिर जाएंगे। बस अब आप चिंता रखें, मैं दोनों को उनके बंदों समेत गिरफ्तार करूंगा, चाहे खून के छज्जे बह जाएं। मैंने गवर्नमेंट से उसकी गिरफ्तारी के वारंट हासिल कर लिए हैं। इससे पहले कि सौदा सिंह पटियाले चला जाए, मैं उसे टोकरे के नीचे से ही दबोच लूंगा। मुझे मुखबरी हुई है कि सौदा सिंह महाराजा पटियाले के साथ राब्ते में है और अब्दुल गुज्जर मुंटगुमरी में अपने रिश्तेदारों के पास जाने की तैयारियां कर रहा है। वो कोए की सारी तफसील और बिल्ले और दमा सिंह की मौजूदगी बताती है कि यह काम उन दोनों की हलाशेरी से हुआ है। मैं कल ही जंडूवाला में जाता हूँ। सौदा सिंह की गिरफ्तारी के साथ उसका सारा माल बहक सरकार जब्त करके ले आऊँगा और अब्दुल गुज्जर की तरफ हवालदार शाद अली को भेजता हूँ। बस तू हौसला रख, गिरफ्तारी जरूर होगी। सौदा सिंह अभी पटियाला नहीं जाएगा क्योंकि विलियम कमिश्नर बहादुर जलालाबाद ने उस पर पाबंदी लगाई है कि वो जंडूवाला से बाहर ना जाए। उसे पता है अगर उसने साहब बहादुर के हुक्म पर अमल ना किया तो पक्का मुजरम जाहिर हो जाएगा। आप कल या आज ही आकर थाने गुरु हरसा में उसके वाक़े की FIR कटवा दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। गुलाम हैदर तहम्मुल से बैठा थानेदार दीदार सिंह की बातें सुनता रहा। गुलाम हैदर को मुसलसल खामोश देखकर थानेदार घबराहट का शिकार हो रहा था। शायद इसी घबराहट में वो कुछ और भी बोल जाता कि उसी लम्हे रफ़ीक पाउली ने थानेदार को मुखातब करके कहा, थानेदार साहब, आपने क्या करना है? बस ये देखें कि अगला हमला हम पर कब होता है, उसके बाद फिर एक वकूए का मुआयना करने आ जाना, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। रफ़ीक पाउली के ये जुमले थानेदार की छाती पर लगे। अगर मामला इतना संजीदा ना होता जितना वो हो चुका था तो वो पाउली के बच्चे को इस बदतमीज़ी पर यहीं लंबा कर लेता और उसे समझ आ जाती कि अंग्रेज़ी सरकार के थानेदार के सामने कैसे बोला जाता है। इधर जब रफ़ीक पाउली कुछ और बोलने लगा तो गुलाम हैदर ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, चाचा फ़िके रहने दे, कुछ कहने की थानेदार साहब में कल ज़रूरत नहीं, भला थानेदार का इसमें क्या गुनाह है। फिर थानेदार की तरफ मुंह करके कहा, सांजरे थाना गुरु हरसा पहुंच जाऊंगा FIR दर्ज करवाने। अगर आपने हालात और वकूए का जायज़ा ले लिया है तो जा सकते हैं। गुलाम हैदर की बात सुनकर थानेदार उठ खड़ा हुआ और घोड़ी पर बैठते हुए कहा, सरदार गुलाम हैदर, आप लाशों को दफना सकते हैं। मैं कल सांजरे आपका थाना गुरु हरसा में इंतज़ार करूंगा। थानेदार रुखसत हुआ तो गुलाम हैदर ने रफ़ीक पाउली से कहा, चाचा रफ़ीक, इन तीनों लाशों को कब्रिस्तान में दफन करने की बजाय शाहपुर के चौक में दफन कर दें। मैं इन शहीदों को जब तक बदला ना ले लूँगा मेरे सीने की आग ठंडी ना होगी। मगर चौधरी गुलाम हैदर, तुमने थानेदार को कुछ नहीं कहा। ये सब किया दरा इसी पेटू हरामी का है। फ़िके ने कहा, यह सानहा कभी पेश ना आता अगर ये सिखड़ा सौदा सिंह को गिरफ्तार कर लेता। अब हरामी का पुत्र कह रहा है उसके महाराजा पटियाला के साथ राब्ते हैं। मेरा तो ख्याल है ये उससे मिला हुआ है और उसी ने इसको मशवरा दिया है पटियाला जाने का। गुलाम हैदर ने तहम्मुल मिजाजी से आप भरते हुए कहा, चाचा फ़िके, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था। थानेदार बेचारा तो उसके आगे बिल्ली है। जिनकी राजे महाराजे मेज़बानियाँ करें वहाँ बेचारे दीदार सिंह को कौन पूछता है। लेकिन अब ये नौकरी और इज़्ज़त बचाने के लिए ज़रूर अपना ज़ोर लगाएगा। इसलिए इसे खिलाफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बस देखते जाओ क्या होता है। दलबीर अली, जो गुलाम रसूल का बड़ा बेटा और ज़रा ज़ुबान का तेज़ था, पास बैठा ये बातें सुन रहा था और वो हिम्मत करके बोला, मगर चौधरी गुलाम हैदर, हम कब तक बैठे मुंह देखते रहेंगे? हमें खुद आगे बढ़कर सौदा सिंह और अब्दुल गुज्जर पर हमला कर देना चाहिए। दलबीर अली, अपने हवास को ठीक करो। गुलाम हैदर ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो मैं बंदे ले जाकर इनके गांव पर हमला करके इसी तरह ओछा वार करूं जिस तरह उन्होंने किया? इस तरह सौदा सिंह और अब्दुल गुज्जर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता हम ज़रूर मुजरम बन जाएंगे और वो खुशी से बगले बजाते फिरेंगे। फिर चौधरी साहब, आप ही बताओ क्या करें? दलबीर अली ने दोबारा धीमे लहजे में सवाल किया।
कल वो सूअर के पुत्र तुम पर हमला कर देंगे, फिर खुदा ना करे तेरे दुश्मनों का बाल बीखा भी हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। गुलाम हैदर ने दलबीर के कंधे पर हाथ रखा। दलबीर, अब इसकी नौबत नहीं आएगी, खुदा ने चाहा तो हम पहले ही निपट लेंगे इन दोनों खंजीरों को। इसके बाद गुलाम हैदर रफ़ीक पौली से मुखातब हुआ। चाचा फ़ीके, तुम कल मुंह देरे ही चक आलमे चले जाओ और मलक बहजाद खान को लेकर 12 बजे से पहले जलालाबाद हवेली पर आ जाओ। मैं भी जनाजा पढ़ के और इन लाशों को दफना के थाना गुरु हरसा पर्चा कटवा कर 12 से पहले ही हवेली पहुंच जाऊंगा। उसके बाद तमाम लोग इधर उधर की बातें करते रहे। बहुत सारी पाथियों और लकड़ियों को आग लगाकर उनके गिर्द बैठ गए। गुलाम हैदर सब लोगों के दरमियान यूं ही बैठा रहा। दोनों लाशें उठाकर उनके घर पहुंचा दी गई, जिन पर सारी रात उनके बीवी बच्चे और रिश्तेदार रो रो कर बेहाल होते रहे। शाहपुर का कोई फर्द ही होगा जो रात सोया हो। लाशों को दूसरा दिन हो गया था, मगर सर्दियों की वजह से खराब होने का खतरा नहीं था। इर्द गिर्द से भी बहुत से लोग, चौधरी और जानने वाले, जो शेर हैदर और गुलाम हैदर के वाकफकार थे, इकट्ठे हुए बैठे थे। इसी तरह सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन सुबह की अजान से पहले फ़िका रात के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बंदों को लेकर चक आलम के चला गया। मौलवी अल्लाह दत्ता ने 8 बजे ही जनाजा पढ़ा दिया और 9 बजे तक लाशों को शाहपुर गांव के चौक में दफन कर दिया। लाशें दफनाने के फौरन बाद बाकी बंदों के साथ गुलाम हैदर थाना गुरु हरसा पर्चा कटवाने के लिए रवाना हो गया। जुज नंबर 24। विलियम की आंख सुबह 6 बजे ही खुल गई। उठते ही उसने बूट और जर्सी पहनी और कमरे से बाहर निकल आया। सब लोग आराम से सो रहे थे। दिन निकलने में पौन घंटा बाकी था, मगर परिंदे, खासकर कौवों की काएं काएं और चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें आने लगी। विलियम कमरे से निकलकर डाक बंगले के सहन में आया। वहाँ मुलाजम और संतरी आग के गिर्द जुर्मट बनाकर बैठे हुए थे, जो विलियम से भी 1 घंटा पहले जाग गए थे। डाक बंगले का सहन 2 एकड़ के करीब था, जिसमें एक तरफ माल्टे और अमरूद के और दूसरी तरफ टालियों और पिपल के दरख्त खड़े थे। गेट के पास एक बरगद का बहुत ही बड़ा पेड़ था। उसकी शाखों से दाढ़ियाँ निकलकर ज़मीन में दूर दूर तक दोबारा पविष्ट होकर उनमें से भी शाखें निकल आई थी, जिसकी वजह से मरकजी तने के साथ कई झैली तने बन गए थे। बरगद पर परिंदों की इतनी बहतात और शोर था कि कान फटे जाते थे। सुबह से पहले की सुरमई खामोशी और परिंदों की चहकार से विलियम एक वजद की हालत में चला गया। उसे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। वो डाक बंगले की मशहूर कुन फ़ज़ा में गुम होकर रह गया और सोचने लगा कि खुदा इंसान पर अपनी रहमतें किन किन रंगों में नाजल करता है। विलियम को देखकर संतरी और दूसरे मुलाजम फ़ौरन बाअदब होकर उठ खड़े हुए। डर के मारे उन्हें कुछ न सूझा कि क्या करें, सिर्फ रफलें पकड़कर जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगे। विलियम ने उनके इस इज़तरारी अमल को नज़रअंदाज करते हुए सब इंस्पेक्टर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सब इंस्पेक्टर रामलाल, जो पहले आग के पास बैठा मसवाक कर रहा था और विलियम को देखकर उसकी मसवाक हाथ से गिर चुकी थी, फुर्ती से आगे बढ़ा तो विलियम ने नर्म मिजाजी से कहा, रामलाल, अपने साथ 3 संतरी लेकर मेरे पीछे आ जाओ, बाकी आराम से बैठो। ये कहकर चल पड़ा। विलियम बंगले से बाहर निकला तो हरे भरे खेतों ने खुश निगाही से उसका इस्तकबाल किया। जब वो डाक बंगले पहुंचा था तो शाम का धुंधलका था, इसकी वजह से साफ नहीं दिखाई दिया था, लेकिन आज सुबह के रोशन अंधेरे में उसे अपनी आंखों की बिनाई में तरावत उतरती महसूस हो रही थी। एक दफ़ा उसके जी में आई, काश जलालाबाद की तहसील मंगला फाजिलका में होती। वो आगे बढ़ता गया। उसके पीछे 3 संतरी और रामलाल चलने लगे। तोरिए, बरसन, मकई और गंदम की फसलें दूर तक फैली थीं। विलियम ने दिल में तहिया किया कि वो पूरे जलालाबाद को ऐसा ही सरसब्ज करके रहेगा। इसी रो में नदी नाले और हरी भरी फसलों के कलीनों पर चलता गया। चलते चलते बगैर पीछे मुड़कर देखे रामलाल से सवाल किया, रामलाल, यहाँ से हेड सुलेमान कितनी फासले पर है? रामलाल ने थोड़ा सा तेज़ कदम उठाकर विलियम के बराबर से कदरे पीछे होकर जवाब दिया, सर, वैसे तो कागज़ों में 2 मील ही लिखा है, मगर 5 मील से कम नहीं है। मैं 1-2 दफ़ा पहले भी यहाँ आया हूँ। गुड, हम वहीं पर जा रहे हैं। विलियम ने मुस्कुराते हुए रामलाल की तरफ देखा। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी? साहब जी, फासला ज़्यादा है, आप थक ना जाएं। रामलाल ने हैरान होते हुए जवाब दिया, अगर हुक्म हो तो मैं दलबीर को जीप निकालने का हुक्म दे दूं और दूसरे सब अफसरों को भी खबरदार कर दूं। विलियम ने रुककर रामलाल की तरफ देखा और कहा, हम इन संतरियों के साथ पैदल हेड सुलेमानकी की तरफ चलते हैं
तुम दलबीर से कहो वो नाश्ता वगैरह करके आराम से जीप लेकर वहाँ आ जाए। बाकी लोगों को भी इतला कर दो, वो भी वहीं आ जाएं, मैं ज़रा चहलकदमी कर लूँ। जैसे आपका हुक्म सरकार। रामलाल ने सर नीचे करते हुए कहा। उसके बाद संतरियों की तरफ मुखातब होकर आहिस्ता से कहा, मित्रों ज़रा संभल के, साहब नाल है गे ने, नहीं ता भुगतान पै जो। और पीछे की तरफ दौड़ लगा दी ताकि उनको जल्दी से बताकर वापस आ मिले। विलियम ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कदमों में पहले की निस्बत तेज़ी आ गई। सड़क गच्ची और गर्द से अटी हुई थी, जिस पर रात भर ओस पड़ने से मिट्टी नम ज़दा हो गई थी। विलियम के बूट गर्द से अट गए, लेकिन वो चलता गया। 15 मिनट बाद दिन के आसार बहुत करीब आ गए। अब लोग भी इक्का दुक्का फसलों में नजर आने लगे। कोई गड्ढे में बैल जोते, गच्ची सड़क पर रवां दवां था और गड्ढे के बारी पहियों जो लकड़ी के थे से आवाज़ें ची ची बनकर आती। कोई किसान फसलों में चारा काट रहा था। किसी ने कंधे पर टोकरी रखी हुई थी और गद्दी पर वाना रखे डिचकू डिचकू चला जाता था। वो कुछ देर के लिए विलियम को हैरानी से खड़े होकर देखते और चल पड़ते। विलियम ने सोचा, इन बेचारों को क्या पता इस वक्त जलालाबाद का सबसे बड़ा अफसर यहाँ अकेला 3 संतरियों के साथ फिर रहा है, जिसकी मुलाकात करने के लिए बड़े बड़े जागीरदारों और चौधरियों को वक्त लेना पड़ता है। अब वो बिल्कुल उनके पास से गुजर रहा है, बगैर किसी रोक टोक के। अगर वो चाहें और उनको पता चल जाए तो वो बगैर वक्त लिए उसे अपनी फरियादें यहीं सुना सकते हैं। विलियम के पैदल चलने की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि संतरियों और छोटे दानेदार को वक्फे वक्फे से भागना पड़ता। जब उनका और विलियम का फासला बहुत कम रह जाता, फिर चलना शुरू कर देते। लेकिन 2 ही मिनट बाद विलियम उनसे फिर काफ़ी आगे बढ़ चुका होता। फासला ज़्यादा होने पर फिर दौड़ पड़ते। इस तरह ये खेल जारी था और वो बेचारे हाँप रहे थे। विलियम पूरा नौजवान, ताज़ा खून और खाली हाथ था। इधर ये बेचारे 1.5 उम्र संतरी, बाल बच्चों वाले, कुछ पेट भी बड़े हुए। ऊपर से सितम यह कि बारी बंदूकें कांधों पर, जान पर अजाब हो गया। दिल ही दिल में विलियम को कोसने देने लगे और सोचते जाते थे कि आज तक ऐसा कमिश्नर न देखा न सुना। जिधर जी चाहता है मुंह उठाकर उठ दौड़ता है। मजाल है डर और झिझक इसकी रगों में आए। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां और डारियां आई, जिनके बाहर ही से गुजर जाना विलियम ने मुनासिब समझा। खेत और सब्जा हर तरफ था, दरख्त भी काफ़ी थे। पगडंडियों और खालों के किनारों पर हरी हरी घास उगी थी। फसलों, घास और दरख्त, हर शय पर रात को पड़ने वाली ओस का पानी मोतियों की तरह बिखरा हुआ अजब दिल नशीनी और ठंडक का एहसास पैदा कर रहा था। अब सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी शुआओं में वो तेज़ी नहीं थी जो गर्मियों के पैदाइशी सूरज में होती है। अलबत्ता विलियम और संतरी तेज़ चलने की सूरत में पसीने में आ गए थे। खासकर संतरियों के दिल डूबने का सामान बन रहा था। मगर विलियम इस सूरत हाल से बेनियाज फ़कत बढ़ता और चलता ही जाता था। अचानक विलियम को एक खेत में गुड़ बनाने वाला बेलना नज़र आ गया, जिसके इधर उधर बहुत से गन्ने के खेत थे। ताज़ा गुड़ बनने की गरम गरम और मीठी खुशबू के तेज़ लम्स ने विलियम को मसहूर कर दिया। खुशबू बहुत ही मानूस और मुनफरद थी, जिसने विलियम को बचपन के ये दिन याद दिला दिए जो उसने वस्ती पंजाब में गुजारे थे। विलियम ने एक दफ़ा खड़े होकर खींच खींच कर 2-4 सांस लिए। उधर संतरी दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे कि वो कुछ देर के लिए यहाँ रुक ही जाए तो अच्छा, वरना जान निकलने के करीब थी। बुलाकर उनकी सुनी गई और विलियम ने बेलने की तरफ कदम बढ़ा दिए। किसान, जिनमें 2 औरतें और 4-5 मर्द थे, फरंगी अफसर और संतरियों को अपनी तरफ आता देखकर हैरानी से खड़े हो गए। ये सब के सब सिख थे जो कमाद के गन्नों का गुड़ और शक्कर बना रहे थे। ये पास पहुंचे तो सब अदब से खड़े हो गए। विलियम ने आगे बढ़कर एक सिख जो उनमें कुछ सियाना नजर आ रहा था से कहा, बाबा जी आप अपना काम जारी रखो, मैं थोड़ी देर के लिए देखना चाहता हूँ गुड़ कैसे बनता है। विलियम के रवैये को देखकर एक बूढ़ी औरत जिसने गागरा पहन रखा था ने आगे बढ़कर अपने मैले हाथों से विलियम के सर पर हाथ फेरा और बोली, आ पुत बैठ, गुड़ खा, रो पी, लस्सी भी हैगी या लून वाली या मिठी भी मिल जाओ। गुरु दी रख आ पुत, गुड़ शक्कर बहुत आ, मैनू लगदा पुत तू वड्डा थानेदार आ, सवेरे सवेरे किन्नू फड़न चलिया, लगदा किसे वड्डे बागी नू फड़वाउण दा इरादा कीता। फिर संतरियों की तरफ इशारा करते हुए, पुत तुसी भी बह जाओ, जो कुछ खाना वहाँ खाओ। विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ी क्या कह रही है। इस तरह की गूढ़ी पंजाबी सीखने का अभी उसे इत्तफाक नहीं हुआ था और ना कोशिश के बावजूद पंजाबी की कोई ग्रामर की किताब उसके हाथ लगी थी। लेकिन वो ये ज़रूर समझ रहा था कि बूढ़ी उन्हें दुआ देने के साथ साथ कुछ खाने पिलाने के चक्कर में भी है।
विलियम पर काफ़ी अरसे के तजुर्बात से ये बात तो साबित हो चुकी थी कि आम पंजाबियों या हिंदुस्तानियों को, चाहे वो सिख थे या मुसलमान, इससे कुछ गर्ज नहीं थी कि उन पर कौन हुकूमत कर रहा है और ये कि हुकूमत करने वाले का मज़हब क्या है और वो किस नस्ल से है। उसे तो इन आम लोगों से अमन और मोहब्बत की ही खुशबू आई थी। वही मोहब्बत इस बूढ़ी खातून और गुड़ बनाने वाले उसके बेटों में नज़र आ रही थी। ये सोचकर विलियम को वो हिंदू, मुसलमान और सिख अशरफिया का ख्याल आ गया जो इन सादा लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी तरह इनका इस्तेसाल करते हैं जिस तरह गैर मुल्की उनका खून निचोड़ते हैं। इधर ये बुढ़ी विलियम और संतरियों की आवभगत को लग गई, उधर दूसरे लोगों ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। बेलने पर एक सिख बैठा मुसलसल गरारियों के दरमियान गन्ने डाल रहा था। गन्ने की एक तरफ से रो जूस बहकर पीपों में जा रही थी, दूसरी तरफ से गन्ने का पीढ़ निकलकर इकट्ठा हो रहा था। दो बैल बेलने की गरारियों को घुमाने के लिए पंजाली में जुते हुए मुसलसल एक चक्कर में घूम रहे थे। उन्हें वक्फे वक्फे से एक आदमी छड़ी मारकर हंकाता जाता, एक आदमी चोंबे के किनारे बैठा कड़न से उसमें पीड़ा फेंक रहा था जिसकी तेज आग कढ़ाई में पड़ी हुई पत को पका रही थी। छाननी और कड़छे से उसे बार बार हिलाया भी जा रहा था। गंड में पकी हुई राब से एक सिखड़ रंबी से मदद से गुड़ की डलियां काट काट कर बनाने लगा। ये पूरा मंजर विलियम के लिए इंतहाई पुरकशिश था। दोनों संतरी बैठे लस्सी पीने के साथ गुड़ भी खाने लगे। विलियम ने एक सिख से कहा कि वो उसे गन्ने का जूस साफ करके दे। सिख ने विलियम का इशारा पाते ही उसी बुड्ढी से कहा, बेबे साहब वास्ते छन्ना दो दे। फिर एक लड़के को आवाज़ देकर जो बैलों को हंकाने पर मामूर था कहा, पुत भज के जा धीर सिंह दी बोटियां तो दो किन्नू लैके आ। लड़का हुक्म सुनते ही भाग उठा। भागने के दौरान उसकी बोदियां खुल गईं। विलियम ने देखा कि दूर एक खेत के किनारे पर 5-10 माल्टे के पौधे खड़े थे। लड़का गालबन उसी तरफ गया था। विलियम के देखते ही देखते वो 3-4 किन्नू लेकर आ गया। उस सरदार ने उनमें से 2 किन्नू एक साफ सुथरे गन्ने के साथ मिलाकर बेलने की गरारियों में दे दिए और छन्ना नाल के सामने रख दिया। कुछ ही देर में शेर भर का छन्ना गन्ने और माल्टे के जूस से भर गया। उसी बूढ़ी औरत ने वो छन्ना विलियम के हाथों में दे दिया। विलियम ने डरते डरते कि खुदा जाने ये जूस कैसा होगा, जब एक घूंट लिया तो एक कैफ आफरीन लुत्फ उसके गले से होता हुआ सीने में उतरता चला गया। उसने आज तक इस तरह का ताज़ा और मज़े का शरबत नहीं पिया था। विलियम ने दिल ही दिल में सोचा कि दुनिया की कोई विस्की इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस पूरे कज़िये में उनको यहाँ पर आधा घंटा गुजर गया और संतरियों ने खूब आराम कर लिया। चलते हुए एक संतरी ने उसी बूढ़े सिख से पूछा, हेड सुलेमान के यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़े ने बगैर गौर व फिक्र के जवाब दिया, कुछ ज़्यादा नहीं पोते बाबा जी, बस 2 मील होगा। ये बेला पार करोगे तो हेड आ जाओ। विलियम बहुत हैरान हुआ। कम से कम 4 मील का सफ़र वो तय कर आए थे और बूढ़ा अभी 2 मील कह रहा था, जबकि नक्शे पर फाजिल का बंगला का हेड से फासला महज 2 मील दर्ज था। विलियम ने सोचा, ये किस किस्म के नक्शे थे जिनका एक एक मील 6-6 किलोमीटर का है। अब तकरीबन 8:30 का वक्त हो चला था। विलियम को तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता संतरियों ने 2 मील मजीद का सुनकर दिल छोड़ दिया, लेकिन चलना तो बहरहाल था। विलियम ने जैसे ही दोबारा चलना शुरू किया, उसी वक्त संतरी भी तेज़ कदमों से दौड़ पड़े। वो जानते थे कि विलियम कुछ देर रुकने के बाद बिल्कुल ताज़ा दम हो चुका है और अब उसका साथ देना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी वो खेत से निकलकर गच्ची सड़क पर पहुंचे ही थे कि उन्हें दूर से जीपें गर्द उड़ाती अपनी तरफ आती दिखाई दी। संतरियों ने जैसे ही जीपों को अपनी तरफ आते देखा, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करने लगे, क्योंकि विलियम को तो उन पर रहम नहीं आ रहा था, लेकिन वह गुरु ने उनकी सुन ली। जीपें 10 कदम दूर ही आकर रुक गईं ताकि कमिश्नर साहब बहादुर पर गर्द ना पड़े। जीप रुकते ही मालिकम छलांग मारकर नीचे उतरा और सलाम के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, सर आप भी कमाल निकले, हमें भी खबर कर देते तो हम रकाबी में कुछ चहलकदमी हम भी कर लेते। विलियम मुस्कुराकर बोला, मिस्टर मालिकम, हमारी हम रकाबी जिन्होंने की है, पहले उनकी हालत का अंदाज़ा तो कर लीजिए। खैर कोई बात नहीं, दोबारा मौका आ जाएगा। मालिकम ने खुशगवारी के तासर को कम करते हुए कदरे संजीदगी से कहा, सर अभी जलालाबाद से एक खबर आई है, जेलदार मुतवफ़ी शेर हैदर के गांव शाहपुर पर कुछ शरपसंदों ने बलवा कर दिया।
जिसमें 3 बंदे शाहपुर वालों के मारे गए और एक हमलावरों की तरफ से मर गया। हमला कल रात 10 बजे किया गया। विलियम खबर सुनकर एकदम बेलुत्फ हो गया, गोया सारे दौरे का मकसद फना हो गया हो। कुछ देर की खामोशी के बाद वे दिल्ली से जीप की तरफ बढ़ते हुए बोला, मालिकम, दौरे को मुख्तसर करो और हेड से होकर आज असर तक जलालाबाद पहुंचो और डीएसपी लोइस साहब को तला कर दो कि वो हल्के के थानेदार के साथ आपस पहुंच जाए और हमारे जलालाबाद पहुंचने से पहले तमाम मामलात की रिपोर्ट जमा कर ले।